नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं कि मैं बात करूंगा तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं। आपने वो एक गाना तो सुना होगा पुराना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर क्या करें, कुछ बातों पर बोलना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो इस पूरे देश का नेशनल पास टाइम है, या कह दे एक नेशनल ऑब्सेशन है। मतलब एक पागलपन सा आपको नजर आएगा उस चीज के लिए, और वो है यूपीएससी। जी हाँ जनाब, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेक्शंस, प्रोसीजर्स, और जो एक कल्चर यूपीएससी ने पूरे देश में प्रमोट किया है, और इन जनरल हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर। अब अब मैं बात करूंगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो थिंक टैंक है, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के थिंक टैंक है, इस पर बात करने की क्या जरूरत है। आप चुपचाप एनालिसिस कीजिए कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसके प्रभाव भारत पर क्या पड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो उससे भारत के आर्थिक हितों का नुकसान कैसे होगा। या ये बताइए कि ईयू के साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसके उसके प्रभाव और उसके जो है रिजल्ट्स, परिणामों पर चर्चा कीजिए। ये है दोस्तों, ये सारी चीजें डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस का, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। बट मैं कुछ ऐसी बातों पर बात करना चाहता हूं जो कि इनसे भी पीछे हैं। एक आजकल एक वर्ड चला है ना, मेटा एनालिसिस। ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या। ये बेसिकली मेटाफिजिक्स से आता है। ये आप जब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, तो वो सारी चीजें एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, एक स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। और वो स्पेस हर कंट्री का अपना होता है। उसको हम कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है उस देश के अंदर। उस स्ट्रेटेजिक कल्चर के यूनिवर्स में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और बाकी सारे मुद्दे जो हैं जिन पर, जैसे आप जो मैंने डिस्कस अभी मैंने सारे बताए कि वेस्ट एशिया के युद्ध का परिणाम क्या होगा, या भारतीय सेना में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, कौन से हथियार हमें खरीदने चाहिए, ये सारी चीजें उस लार्जर स्ट्रेटेजिक कल्चर से निकल करके आती हैं। अब वो लेकिन मूलतः फंडामेंटल रूप से वो जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वही ये तय करता है कि आपका जो है, आपका जो देश का जो फुटप्रिंट है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, फॉरेन पॉलिसी में हो, या जो है मिलिट्री ताकत के अंदर हो, वो कैसा रहेगा, या फिर नैरेटिव डोमेन के अंदर वो कैसा रहेगा। उसके लिए हमें ये विचार करना है कि हमारे देश का स्ट्रेटेजिक कल्चर कैसा है। अब देखिए, मैं सीधी सी बात कहूंगा, हम कुछ कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। इजराइल का केस हम देखते हैं। पिछले दिनों मेरा जो है तकरीबन, इस युद्ध से पहले, इस युद्ध में तो खैर कोई नहीं जा सकता, मेरा 2-3 दफे इजराइल जाना हुआ। और वहां पर मैंने देखा यंगस्टर्स को, यंग बच्चों को, 10th 12th क्लास के छोटे छोटे बच्चे मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन करके और देश के लिए सर्विस के अंदर ऐसे तैयार और तत्पर खड़े थे। ये हमारी यात्रा थी, वो जून 2025 का जो वॉर जो हुआ था इजराइल ईरान, उसके जस्ट बाद की, उसके बाद की बात है। तो वो ऐसी अपनी वॉलंटियर सर्विस दे रहे थे। उनके यंगस्टर्स, यंग बच्चों को, मैं युवाओं को मैंने देखा, कोई तो क्राव मागा सीख रहा है, कोई शूटिंग में एक्सपर्ट है, फिजिकल फिटनेस उनकी इतनी जबरदस्त, कोई साइंस के अंदर आप उनकी योगदान देखें, यूनिवर्सिटीज में आप उनकी कार्यशैली, फंक्शनिंग देखें, कोई रिसर्च कर रहा है तो वो उसी में डूबा हुआ है। उसके अंदर की कोई न्यूक्लियर फिजिक्स में काम कर रहा है तो 12-12 साल से उसी में डूबा हुआ है। यही चीज मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में मिली। वहां पर मैं पढ़ता तो वहां पर भी ऐसे ही जुझारू, बिल्कुल निडर स्टूडेंट्स, जिनको कहते हैं ना यंगस्टर्स, जो बीए के बाद, मास्टर्स के बाद, कुछ लोग तो दुनिया की सैर करने निकल जाते थे कि हम दुनिया को जानना चाहते हैं, आने के बाद वापस पीएचडी की। और उसके बाद कई लोग जो है, ये उनके इतिहास में है, ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। तो इसीलिए जो है, ये एक जो है इस तरह का जो युवा जो है, जो निर्भीक है, जो फैसले लेने से डरता नहीं है, जो कहते हैं ना एक बड़े निश्चिंत रूप से और बड़ी कहते हैं ना एक शांत मानसिकता से दुनिया को, देश को समझने की कोशिश करता है, ऐसा युवा उन देशों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर और फोर्स के रूप में निकल करके आता है, जो कि उस कंट्री के स्ट्रेटेजिक कल्चर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब आप हमारे देश में आ जाइए। हमारे देश का युवा जो है, अब हमारे देश के युवा की क्या हालत है। जैसे ही वो 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं में आना शुरू करता है, उसे घर से पिटाई शुरू हो जाती है, और वो अपना स्पोर्ट्स का काम बंद, फिजिकल एक्टिविटी का काम बंद, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करिए। सबसे पहले तो इतनी घर से प्रेशर होता है, कोटा जाइए, ये करिए, और वो जो है अपना इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स पास करेगा। वहां निकल गया तो वहां से निकलने के बाद अपना जो है बिल्कुल ही, जो यंगस्टर्स अपने पूरे यूथ को उस एजुकेशन में खपा करके, फिर वो 3 4 5 साल इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद जो है
सिविल सर्विसेज में आएगा या मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। कुछ लोग मैनेजमेंट में जाने के बाद आईएएस के अंदर आते हैं, कुछ लोग सीधे ही आईएएस आईपीएस के अंदर आ जाते हैं और उसके अंदर फिर अपना 5-6 साल 7 साल वो अपना व्यय करके, और कोई पहले अटेम्प्ट में, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें 7वें अटेम्प्ट में भी आते हैं और इसके अंदर चयनित हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कक्षा 12वीं के बाद जो है अपने 10 साल, 15 साल, 18 साल तक जो है सिविल सेवाओं की तैयारी करते रहते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के भी संपर्क में आया हूं जिनसे मैं मिला, तो वो बताया कि वो पिता और पुत्र दोनों एक साथ आईएएस का या फिर जो है स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स देने जा रहे थे। इतना ऑब्सेशन। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों है। पूरा यूथ अपनी जवानी जो है ये एक सिविल सर्विसेज के लिए पूरा नष्ट कर दिया। भाई पहले तो हम बात करें उन इंजीनियर्स और उन टेक्नोक्रेट्स की जिन लोगों ने 3 साल 4 साल अपनी जो है प्रीमियम इंजीनियरिंग के खराब किए। देश ने पैसा दिया, पैसा तो आप ही का है ना, हमारी जेब से आ रहा है, हम ही लोग टैक्स पेयर्स हैं। उसके बाद वहां सत्यानाश किया। उस टैलेंट का, उस काबिलियत का काफी यूज आ सकता था देश के अंदर, साइंस की प्रोग्रेस के अंदर, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के अंदर, और डेफिनेटली मुझे लगता है महान देश बनते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस से बनते हैं। भारत को आज इसी की जरूरत है, तो वो चीज वहां काम आ सकती थी, लेकिन नहीं। उसके बाद वो मैनेजमेंट में गए। मैनेजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों गए? जस्ट बिकॉज सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल है, एक लकीर की फकीर, एक परिपाटी चल चुकी है कि पहले आप ये करिए, वहां से पैकेज, अच्छा पैकेज लीजिए, नहीं तो फिर मैनेजमेंट करिए आईआईएम्स में जाकर के, वहां पर और ज्यादा पैकेज लीजिए और विदेश में चले जाइए क्या। और फिर अब एक नया ट्रेंड कि भाई आप बड़ी बड़ी कंपनियों में कितना भी काम कर ले, लेकिन जो माल मलाई जो है आपको भारतीय सरकारी सेवाओं में मिलती है वो तो कहीं और उपलब्ध है नहीं। तो फिर आप इसमें आ जाइए, और माल मलाई के साथ साथ एक पावर की किक, एक्सट्रीम फ्यूडल पावर की किक जो आपको यहां मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, तो आप इसमें आ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो उनकी पूरी जो शिक्षा रही है, अल्टीमेटली आईआईएम्स को, आईआईटीज को, इनको फंड कौन करता है? हमारे ही टैक्स के पैसे से ये फंड होते हैं। तो इतने साल पढ़ने के बाद और फिर इन सेवाओं में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना, मतलब इतनी आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप जो है शहर के पुलिस कप्तान बन जाते हैं, तो उसके बीच में क्या कहीं कोई तारतम्य है? इसका देश को या समाज को कैसे क्या लाभ है इसका? ठीक है, आप उनकी जो है किसी यंग लड़का या लड़की आईएएस आईपीएस बन के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके आ जाएंगे, तो उनकी अच्छी सी खूबसूरत रील्स देख करके आप खुश हो जाएंगे कि देखिए क्या इन्होंने अचीव किया, लेकिन उसका देश को, समाज को क्या लाभ है? और फिर आप आगे देखिए कि इस तरह का व्यक्ति जो कि प्योरली अपने फायदे के लिए चीजों को बदल रहा है। पहले तो देश के पैसे के ऊपर, इस देश में कोई पैसा बहुत ज्यादा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में आप देखेंगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज के, चाइना के आगे हम लोग कहीं नहीं ठहरते। ठीक है, यहाँ पर गरीबी है, मुफलिसी है, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती क्या। तब भी यहाँ पर ठीक है, एक आम आदमी जो कि परेशान है, जिसके पास बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, उसके टैक्स के पैसे से ये लोग अपना सेलेक्ट होकर के आते हैं। लेकिन इतने एथिक्स नहीं है कि जो पढ़ाई आपने की है उसको छोड़ करके आपने फिर दूसरे में चले गए, उसके बाद फिर दूसरे में चले गए, प्योरली अपने फायदे के लिए। क्या ऐसा यूथ जो कि एथिकली इतना करप्ट है, इतना इमोरल है, देश की सुरक्षा या देश के प्रति देशभक्ति के रवैये से काम कर पाएगा? एक तो ये यूथ है। अब दूसरा यूथ आप देखिए जो 12-15 साल बीए बैचलर्स के बाद जो है से अपना दिल्ली के अंदर ये जो बड़े बेकार से जो लोकेलिटीज हैं, चाहे वो आपका राजेंद्र नगर कहें या मुखर्जी नगर कहें, वहां पर मैंने इनकी लिविंग कंडीशंस देखी हैं। मतलब वैसी लिविंग कंडीशंस वाकई में उससे खौफनाक नजारा आपको मिलेगा नहीं। दुनिया भर के तमाम कोचिंग सेंटर्स वहां पर आपको नजर आएंगे, और वहां पर जो है यंगस्टर्स छोटी छोटी जगहों से आते हैं, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। कुछ लोग तो अपनी जमीन बेचकर वहां पर आते हैं, और वो 12 साल, 15 साल, 18-18 साल वहां पर लगे रहते हैं और अपने अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। और इतने साल तक जो है परीक्षा सरकारी देते देते इस तरह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भिक्षावृत्ति की जो है एक टेंडेंसी आ जाती है। और इसी दौरान आप कई तरह के ज्योतिषों के पास जाना और उनसे जो है तरह तरह के कहते हैं ना बड़े अंधविश्वासपूर्ण प्रयोग सीखना कि कहीं कुछ सिलेक्शन हो जाए, कोई कोई पद प्राप्त हो जाए, उसमें अपना समय जाया करते हैं। उसके बाद अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 12-15 साल तक भिक्षावृत्ति करके आया है ना, वो व्यक्ति उसके बाद सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में इंटरेस्टेड रहता है। वो कभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वो जो 12-18 साल की जो भिक्षावृत्ति थी, वो जो संघर्ष जो था, उसके अंदर उसका जमीर, उसकी आत्मा तो कब की खो चुकी है।
तो इसीलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आईपीएस ज्वाइन ऐसे लोग करेंगे जो 4 कदम भाग नहीं सकते, जो अगर अपनी हथियार लोड करने बैठेंगे तो अपना खुद का अंगूठा या उंगली छिला बैठेंगे। ऐसे अगर रस्सा चढ़ने के लिए उनको कहेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, दो फरलांग चढ़ते ही मुश्किल से। तो आपको ऐसे लोग इधर मिलेंगे। फॉरेन सर्विस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो फिर मतलब एक कहते हैं ना क्या, जो बिना इंटरेस्ट के आए हुए हैं। खैर वो उस चीज पर हम बाद में बात करेंगे, बट कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति जब इतने साल के एक कहता है ना एक भिक्षावृत्ति के प्रोसेस से जब आएगा तो उसका मात्र उद्देश्य इतना रह जाता है, अपनी कुर्सी बचा के रखो, नेताओं की आप चमचागिरी करिए और जितना माल आप पीट सकें उतना माल पीट करके अपना सेफ और सिक्योर करके रहिए। अब आप मुझे बताइए, जिस देश का यूथ इस तरह का हो, ऐसा यूथ जो हो जिसके अंदर जो है ना सर से कोई जमीर नहीं बचा हो और प्योरली जो है एक अपना बिल्कुल कहते हैं ना एक सिर्फ एक अपने पावर के लिए और पैसे की अर्निंग के लिए इस तरह का एक सिस्टम को प्रमोट करना और उसके लिए आकर के सिलेक्शन होकर के आ जाना, वो यूथ आपके देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा? और मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं कि जो सिर्फ सेलेक्ट हो रहे हैं। देखिए सेलेक्ट होने वाले तो मुश्किल से चंद 0.01%, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा तबका है जो सेलेक्ट नहीं हो पाता है, जो अपने 8-10 साल 12 साल 15 साल पूरे बर्बाद करके वहां से बाहर निकल के आता है। वो क्या बचेगा उस आदमी जो सेलेक्ट होके गया है इस प्रोसेस से? डेफिनेटली प्रोसेस इस किस्म का है कि कहीं ना कहीं कोई क्रिटिकल थिंकिंग नाम की तो चीज है ही नहीं इसमें। प्योरली रोट लर्निंग, रटने की विद्या से वो सेलेक्ट होकर के वहां पर गया है और वो व्यक्ति तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाएगा, भ्रष्टाचार करेगा या फिर पावर कॉन्सेंट्रेट करेगा, अपने रिश्तेदारों का, नाती पोतियों का, भाई बहनों का भला करेगा। लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो एक परमानेंट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बाहर आएंगे और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको जिंदगी भर सालता रहेगा। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। कई सारे लोग उसके बाद जो है दूसरी सर्विसेज में जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो एकेडमिक्स में जाते हैं तो वहां पर भी वो बैगेज लेके जाते हैं सिविल सर्वेंट्स का। वो प्रोफेसर होते हुए भी कोशिश करते हैं कि आईएएस की तरह एक्ट करें या आईपीएस की तरह एक्ट करें। उनका दिमाग उसी में चलता है। उनका दिमाग जो ओरिजिनल एकेडमिक रिसर्च में है उसमें नहीं जाता। क्योंकि देखिए अगर आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो फिर वहां पर आपको एक पूरी ह्यूमिलिटी के साथ रिसर्च करनी पड़ती है और आपका एक एटीट्यूड बदलता है। हालांकि आइडियली होना तो ये हमारी प्रशासनिक सेवाओं में भी चाहिए कि आप पूरी ह्यूमिलिटी के साथ पब्लिक को सर्व करें, लेकिन हमारी प्रशासनिक सेवाओं में हमने एक अलग कल्चर प्रमोट किया है जिसके अंदर वर्चू, जिसके अंदर प्रीमियम प्लेस किया जाता है एरोगेंस को, आपकी कहते हैं ना इनकॉम्पिटेंस को, और आप कितना जो है लोगों को जलील कर सकते हैं, कॉलोनियल पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको वैल्यू किया जाता है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो जो फेल हो जाते हैं उनको फिर दूसरी सर्विसेज में जाना पड़ता है। कोई एकेडमिक्स में जाता है तो कोई किसी और सर्विस में जाता है। वहां पर वो ये परमानेंट ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके जाता है। और कई सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो प्रोफेसर सेलेक्ट होकर के एकेडमिक्स में आकर के बाकायदा नौकरी करते हुए 10-10 12-12 साल तक चुपके से बड़े सीक्रेट तौर के ऊपर जाकर के सिविल सेवा की परीक्षाएं देते रहे। अब आप देखिए ये किस लेवल का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये यूथ है हमारा तो आप एक बहुत बड़ा एक यूथ का चंक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो केवल इसी माइंडसेट से ग्रस्त है। उसके बाद वो किसी काम का बचता नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्ट हो गया वो तो ठीक है, चंद छोटे से लोग अपना खुद का उद्धार करके उसमें खप जाते हैं। लेकिन जो बाहर आते हैं वो फिर जहां भी जाते हैं इस तरह से उनका मोटिवेशन लेवल्स और उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस उसमें उतना होता नहीं, किसी काम का बचता नहीं। क्या इस देश को सिर्फ जो है एसपी, कलेक्टर या फिर जो है इन्हीं लोगों की जरूरत है, या इस देश को अच्छे साइंटिस्ट की, अच्छे एकेडमिक्स की, अच्छे प्रोफेसर्स की उनकी जरूरत है, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की? और ये चीज आपको कई जगह नजर आएगी। देखिए हमने देखा अब है ना, गुजरात के अंदर पहले ये होता था कि जो बच्चा जो था 12-13 साल का होते जैसे ही वो एंटरप्रेन्योरशिप की साइड में जाता था तो उसको सोसाइटी में बड़ी वैल्यू की जाती थी। ऑन द अदर हैंड बिहार के अंदर हम देखते हैं लोग 35 साल की उम्र तक सरकारी परीक्षाएं देते जा रहे हैं ना। अब ये चीजें और स्टेट्स में भी आ रही हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर जहां पर पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू थी वहां पर भी अब ये चीज आ रही है, एक सिविल सर्विसेज की जो कहते हैं एक अखंड भक्ति कि बच्चे अब जो है ना बाकी सब छोड़ करके लोग बिजनेस को या एकेडमिक्स, सीरियस एकेडमिक्स को परस्यू करने के बजाय प्योरली जो है सिविल सेवाओं को परस्यू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज जो है रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के बजाय सिविल सेवाओं के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चला रही है। जैसे कि मतलब एक बात यह हो गई कि देश के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, और कोई ऑब्जेक्टिव बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना, इसके सिवा कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है। पर ये सब चीजें कहां तक चलेंगी? और दूसरी बात, जो लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं
वो लोग किस माइंडसेट के हैं, उनके मॉरल्स और उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या इस पर कभी हमने विचार किया है? मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताऊंगा। वो सीरियसली ये कंपेल करेंगे हमें ये सोचने पर कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस किन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। एक केस था धीमान चकमा का, जो कि 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं। 36 साल की उम्र में सब कलेक्टर थे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। पूजा खेड़कर के मामले से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे। 2022 बैच की आईएएस अफसर हैं, और उसके पहले जब वो वहां पर पूना में शायद पोस्टेड थी, तो वही शायद लाल बत्ती की गाड़ी वगैरह इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के कुछ मामले उठ गए, और उसके बाद उनकी सारी जो काले करतूतें थी वो सामने आई, और पता चला कि वो फेक डिसेबिलिटी की और फेक कास्ट के सर्टिफिकेट देकर के सेलेक्ट हुई थी। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने 5% कमीशन लिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर, और बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई जिसमें कि 700 बीघा जमीन तक शामिल है। राजेंद्र कुमार पटेल 2015 बैच आईएएस ऑफिसर, उनके ऊपर आरोप लगे इलीगल ब्राइब्स लेने के, करीब 10 करोड़ की इलीगल ब्राइब्स लेने के आरोप लगे। उन्होंने लैंड कन्वर्जन के मामलों के अंदर जो है ब्राइब्स वगैरह इस तरह की कोशिश प्रयास की, और ये ऐसे आरोप उन पर लगे। फिर थे डॉक्टर नागार्जुन गोंडा 2019 बैच एमपी कैडर। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर के 51 करोड़ का फाइन, जो कि एक इलीगल माइनिंग की कंपनी पर लगाया गया था, उसको 4000 कर दिया। बताइए। नुपुर बोरा आसाम सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं। उनके वहां पर रेड हुई तो शायद उसमें 92 लाख कैश और ज्वेलरी मिली, करीब 2 करोड़ के आसपास की। ऐसे ही हमारे राजस्थान से एक मिस्टर सुबोध अग्रवाल हैं, जो कि अपने जमाने में आईएएस के टॉपर थे। उनके पिताजी भी बड़े प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, और खुद भी आई थिंक आईआईटीएन थे। और जब स्टेट में वो एज आईएएस सर्व करते थे तो बड़ा उनका एक रौब था, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं तो खुद राजस्थान के अलग अलग शहरों में रहा हूं। जब आते थे तो बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल लगता था उनकी खातिर, और आपके कलेक्टर, सब कलेक्टर, एसपी वगैरह सभी लोग वहां पर हाजिर रहते थे। 5 स्टार 7 स्टार्स के अंदर उनकी आवभगत होती थी। उनके ऊपर अभी आरोप लगाए कि उन्होंने 960 करोड़ का जो जल जीवन घोटाला किया है, उसके मुख्य किरदार वो है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, पूजा सिंगल का केस, वो भी आपने सुना होगा। 21 साल की उम्र के अंदर आईएएस में सेलेक्ट हुई थी, झारखंड कैडर। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भारी आरोप लगे, करीब 17 करोड़ 49 लाख्स के उनके कैश और इस तरह का जब्ती हुई। उनसे एसोसिएटेड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो था। एक और केस माधव उपाध्याय 2022 का आईएएस ऑफिसर है। उसके ऊपर तो आरोप लगे कि उसने अपने प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर ही खनन माफिया से एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। एक अन्य केस राजस्थान का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। देखिए, ऐसे मामलों पर कई नाम लिए जा सकते हैं, कई नाम नहीं लिए जा सकते। जो नाम मैंने अभी तक लिए वो तो उनके बारे में अखबारों में खबरें आ चुकी हैं। कई नाम ऐसे हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ तो ऐसे ही एक अफसर हैं जो राजस्थान कैडर के थे। ट्रेनिंग पीरियड में, प्रोबेशनरी पीरियड में उनकी गाड़ी में इलीगल शराब पाई गई, जिसकी वो स्मगलिंग कर रहे थे। दो अफसर से, एक 2023 में एक आईएएस अफसर और एक आईपीएस अफसर, जो आई थिंक दिल्ली अजमेर ऐसा कुछ जो हाईवे जो था, वहां पर किसी ढाबे वाले से रात को 2:30 बजे गुत्थम गुत्था मुक्कों से और लात घूंसों से लड़ रहे थे। शायद उस ढाबे वाले ने फ्री में खाना नहीं दिया होगा, या कोई बात नहीं मानी होगी जो उनकी ईगो को हर्ट कर गई होगी। तो वहां पर उन्होंने झगड़ा किया अपने प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके सेलेक्ट होकर के आता है, ऐसे ना, जो इतनी, मैंने जो बताया कि जो भिक्षावृत्ति कर करके आता है पूरा, उसके अंदर सेलेक्ट होने के बाद इतनी एरोगेंस कहां से आ जाती है, और इतना बेखौफ और निडर वो कैसे हो जाता है कि वो प्रोबेशन के पीरियड में ही, अपने प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर ही पैसे खाना शुरू कर देता है। मतलब ये क्या है, ये सिस्टम क्या है? ये कोई लॉबी उनको प्रोटेक्ट करती है? जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जनरली ऐसे किसी केस के अंदर कभी कोई एक्शन हमने कॉन्क्रीट देखा नहीं। ऐसे ऐसे अफसर भी हमने देखे हैं राजस्थान के अंदर, जो कि 2-2 3-3 साल जेल जाकर के आकर के भी उनको पोस्टिंग मिली है। मतलब बेशर्मी की हद है। और मैं आपको एग्जाम्पल गिनाना शुरू करूं तो आप, एक सरकार इसकी जांच करवाए। कई सारे अफसर जिनके 500-500 करोड़ की, 200-200 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टीज नॉर्मल है, होटल्स बन रहे हैं उनके, थानेदारों के होटल्स बन रहे हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी हैं। ये कल्चर हमने प्रमोट किया है यहाँ पर ना, क्योंकि इनको एक इम्प्यूनिटी है, उनको एक, कहते हैं ना, कोई एक्शन नहीं है इस चीज के खिलाफ।
और यही चीज है जो मोटिवेट करती है यंगस्टर्स को कि वो सब काम छोड़ करके, वैज्ञानिक बनना छोड़ करके, एंटरप्रेन्योर बनना छोड़ करके अपना सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाए। देखिए, अगर आपको बेहिसाब दौलत कमानी है तो 4-5 रास्ते आपके लिए हैं। या तो आप स्मगलर बन जाएं, तस्कर बन जाएं, ड्रग्स की स्मगलिंग करें। वो देखिए बहरहाल इतना आसान भी नहीं है और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए, जो जनरली मतलब इस कमजोर यूथ में तो हो नहीं सकती, जिनमें होती है वो बात अलग है। सेकेंडली, आप बाबा बन जाएं, बाबा बन के फ्रॉड करें। या फिर आप पॉलिटिशियन बन जाएं, पॉलिटिशियन बन के फ्रॉड करें। ये भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। या आप क्रिकेटर बन जाएं या बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन जाएं, वो भी कोई बहुत आसान काम है नहीं। हर एक की किस्मत तो रणवीर सिंह जैसी या शक्ल सूरत रणवीर सिंह जैसी होती नहीं। तो आपके पास बचता क्या है ऑप्शन? एक एवरेज मिडिल क्लास के पास क्रूड और जो ब्रूट पावर जो है, रॉ पावर, उसको हासिल करने का और बेहिसाब दौलत हासिल करने का एक ही रास्ता है कि वो अपना कुछ कर करा करके 8-10 साल अपने झोंक करके सिविल सर्विसेज में कहीं स्थान पा जाए। क्योंकि एक बार आप चयनित हो गए तो फिर आपकी गाड़ी कम से कम जब तक आप 60-62 साल के नहीं होंगे तब तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और आप एक्सट्रीम पागलपन ही ना कर दें तब तक आपको कोई निकालने वाला नहीं है। मैं तो कुछ मतलब ऐसे ऐसे केसेस भी जानता हूं जो एकदम पागल सरीखे अफसर है। जैसे कुछ एक राजस्थान कैडर के एक अफसर थे, उनके बारे में अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके किस्से ऐसे थे कि वो कंप्लीट एक कहते हैं ना एक, वो वैसे तो आईआईटीएन थे लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल एक पागल साइंटिस्ट जैसा हो गया था। तो अपने सर्विसेज में कभी सिपाहियों को पीछे से लात मार देते थे, कभी उनके सिर के ऊपर जो है फल रख करके उन्हें दौड़ लगाने को कहते थे। ऐसे ही एक मेनियाक किस्म के अफसर जम्मू और कश्मीर में भी थे, जो अजीब अजीब तरह के नृत्य करते थे, डांस करते थे, लोगों के बीच में जाके कुछ अजीब वही अटेंशन गैदरिंग की हरकतें करते थे। लेकिन ऐसे लोगों को भी सरकार ने झेला, और जो है और तो और वो सरकार के खिलाफ भी लिखते रहे, उनको भी झेला। देखिए, एक बात तो अभी हमने कही कुछ एब्सर्ड वियर्ड लोगों को, लेकिन ऐसे अफसरों की भी कमी नहीं है जो कि सरासर देशद्रोह, सरकार के खिलाफ लिखते रहे, सरकार के खिलाफ काम करते रहे, और रिटायरमेंट के बाद तो एकदम मुखर रूप से सरकार और देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ लिखते रहना, काम करते रहना। ऐसे लोगों को भी हमने झेला है। ऐसा क्यों, क्या मजबूरी है? और ऐसे लोग एक कश्मीर के अंदर और भी कई जगह ऐसे कुछ अफसर थे जिन्होंने जो है 370 के मामले के बाद या कई सारे मामलों के अंदर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए सरकार के अगेंस्ट स्टैंड लेते हुए रिजाइन किया। उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि जो है रेजिग्नेशन से कुछ मामला बनने वाला नहीं है, तो उनको 3-3 साल बाहर रहने के बाद भी उनको सरकार में वापस लिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी? और वही देश सेवा करनी है तो आप एनजीओ खुलवा दीजिए उनसे, उन्हें कहीं किसी और कैपेसिटी में ले लीजिए। आईएएस का एग्जाम पास किया, काबिल तो हैं ही, लेकिन नहीं, उनको वापस सिविल सर्विसेज में ही लिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्रूट पावर है और जो बेहिसाब पैसा कमाने का जो एक कहता है ना अपॉर्चुनिटीज है और जो डोमिनेंस है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो प्रश्न ये है कि भाई ये सारी व्यवस्था इस देश को किस दिशा में लेकर के जा रही है, और आप ये करके हमारे यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर ये है कि देखिए, जिस किस्म से आज की तारीख में यंग सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, इंक्लूडिंग द करप्ट वंस, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आप देखें, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर हजारों रील्स इनकी चलती हैं जिनको लोग देखते हैं और उनको बिल्कुल ग्लोरीफाई करके हीरो बना के प्रेजेंट किया जाता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आज उतनी फेमस नहीं है जितने कि यंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, और ये लोग अपनी रील्स बना करके डाल रहे हैं, कई बार तो बिल्कुल झूठी रील्स, और सरकार इन सबको टॉलरेट करती है। और भाई, आपका काम है एनोनिमस रह करके अच्छा प्रशासन प्रोवाइड करना, आप रील्स बना के क्यों डाल रहे हैं? राजस्थान की एक फीमेल आईएएस ऑफिसर है जिनके बारे में तो सब जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन क्या गवर्नमेंट कभी पूछती है? कोई इसके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई चेक है? कोई फौजी अफसर तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ये क्यों? कोई इसके ऊपर कोई चेक है? मैं कोई एक स्पीच सुन रहा था जिसके अंदर एक साहब बहादुर ये कह रहे थे कि साहब, आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यूपीएससी के अंदर सबसे काबिल और ब्रिलियंट लोग आएंगे। लोगों का, यूपीएससी का पर्पस है कि लोगों का इस सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी में और इसके प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी में एक फेथ इंटैक्ट रहे। अब मैं उस पर भी क्वेश्चन करूंगा। देखिए, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जितने जो कोटे से सिलेक्शंस हो रहे हैं अभी, चाहे वो ये डिसेबिलिटी कोटा हो या अन्य एससी एसटी ओबीसी कोटा हो, उसमें इतना फ्रॉड हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कई सारे मामले तो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर सामने आए हैं, लेकिन उन पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। सेकेंडली, जो लोग सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं वो नौकरी के 2-2 3-3 साल में मैसिव करप्शन कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है? आप किस तरह के लोग सेलेक्ट कर रहे हैं?
मेरी बात हुई एक यूपीएससी मेंबर से जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग सबसे बेस्ट कैटेगरी के लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि देखिए आप अगर ये आपकी बेस्ट कैटेगरी है जो कि सिर्फ रील बनाना जानती है, एरोगेंस शो करना जानती है, तो फिर मुझे बड़ा अफसोस है। बहरहाल ये एक बहुत लंबा विषय है और इसके ऊपर हम और भी फ्यूचर में बात करते रहेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसी प्रश्न के साथ यहां से विदा लेना चाहता हूं कि क्या हम जो ये पूरा एक जो यूपीएससी सेंट्रिक यूथ सिस्टम हमने कल्चर जो क्रिएट किया है, क्या ये देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, या फिर युवाओं की मानसिकता पर इसका कितना भारी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आप विचार कीजिए और फिर हम फ्यूचर में इस पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद।